प्रिय विद्यार्थियों, हम इटली के एकीकरण की बात कर रहे थे। इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि किस तरह से इटली में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इटली वासियों ने अपनी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता का प्रयास शुरू किया। भौगोलिक इकाइयों में इटली का जो विभाजन था, अलग अलग जो क्षेत्रीय इकाइयाँ थीं, इन सभी में एकीकरण की आवाज़ बुलंद होने लगी। ऐसे में जब मैजीनी का नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, कैपूर की कूटनीति और विक्टर इमैनुअल की सूझबूझ काम आती है, तो इससे इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण जो 1815 से 1850 ईस्वी के मध्य उस पृष्ठभूमि को निर्मित करता है जिसमें इटली वासियों में संगठन की भावना आती है, विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति की भावना आती है और सभी लोग एकजुट होकर, सभी राज्य एकजुट होकर अपनी स्वतंत्रता की कामना करते हैं और पिडमान सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में एक होना चाहते हैं। ये सभी चर्चा करेंगे हम प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में हम देखेंगे कि 1850 से 1871 ईस्वी के मध्य इटली के अलग अलग राज्य किस तरह से, चाहे वो संघर्ष करके, चाहे वो जनमत संग्रह के माध्यम से इटली के एकीकरण को पूर्ण करते हैं और सार्डिनिया और पिडमान के नेतृत्व में एक भौगोलिक इकाई के रूप में, इटली के रूप में स्वयं को संगठित करते हैं। इन सभी की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में अनेक बाधाएं थीं, जैसे कि विदेश, ऑस्ट्रिया, इन शक्तियों का प्रभाव था। विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति की कामना में ही कार्बोनेरी संस्था का उदय हुआ। ये इटली की स्वाधीनता की बात करती है, विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति की बात करती है और इसी से प्रेरित होकर मैजीनी युवा इटली दल का गठन करता है। ये गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं हैं जो इटली के एकीकरण में वहाँ के नवयुवकों को तैयार करती हैं। मैजीनी का ये मानना था, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे दो तो अपने आप परिवर्तन संभव हो पाएगा। मैजीनी के प्रयासों से ही उसने युवा इटली दल के युवाओं को सैन्य दृष्टि से प्रशिक्षित किया और देखते ही देखते 2 साल में इसकी सदस्यता 60,000 तक पहुंच गई। मैजीनी का ये मानना था कि इटली को राष्ट्रीयता मिल सकती है, इटली को स्वतंत्रता मिल सकती है और इसीलिए उसने अपने युवा इटली के ध्वज पर एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, स्वतंत्रता, समानता और लोक कल्याण की भावना को और दूसरी तरफ उसने राष्ट्रीयता और एकीकरण की भावना को लिखवाया था। इसका ये मानना था कि युवा इटली का जो उद्देश्य था वो यही था कि विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करके स्वतंत्रता, समानता और लोक कल्याण पर आधारित राष्ट्र की स्थापना की जाए और इसीलिए मैजीनी ने अपने इस नैतिक बल, अपने इस आदर्शवाद के माध्यम से वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवाओं को जागरूक किया। ये क्रांति का प्रथम चरण है जिसमें हम देखते हैं कि 1820 ईस्वी से कुछ घटनाएं इस तरह से घटित होती है कि आने वाले समय में वो इटली के एकीकरण को आवश्यक कर देती हैं। स्पेन का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा और 1820 ईस्वी में इटली के राज्यों नेपल्स, पिडमान और लोम्बार्डी में विरोध और विद्रोह हुआ, परंतु शीघ्र ही ऑस्ट्रिया ने इनको दबा दिया। ऑस्ट्रिया का शासक था मेटरनिख, जो कि इटली पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। जब 1820 में यहाँ क्रांति हुई तो इस क्रांति का दमन कर दिया गया। 1830 ईस्वी में पुनः हम देखते हैं जब फ्रांस में क्रांति होती है तो इसका प्रभाव इटली पर भी पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से परमा, मोडेना और पॉप के राज्यों में विद्रोह होता है, परंतु इन विद्रोहों को एक बार फिर से मेटरनिख ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर दबा दिया। इस तरह हम देखें कि प्रारंभ में 2 प्रयास हुए, 1820 ईस्वी में और 1830 ईस्वी में, परंतु शीघ्र ही इन प्रयासों को दबा दिया गया। ऐसे में मैजीनी लगातार प्रयास कर रहा था और जब हम देखें कि पॉप पायस नवम पॉप बनता है तो उसके सुधारवादी कार्यों से ऑस्ट्रिया शासक मेटरनिख चिढ़ जाता है और वो उसके राज्य में हस्तक्षेप करता है। ऐसे में जनता उसका विरोध करती है, कैथोलिक लोग उसका विरोध करते हैं और इस विरोध में मेटरनिख को पराजित होकर वापस लौटना पड़ता है।
1848 ईस्वी में पुनः फ्रांस में क्रांति होती है और इस क्रांति का प्रभाव इटली में भी पुरजोर रूप से हमें दिखाई देता है। इटली के राज्य नेपल्स, सिसिली, पिटमान, टस्कनी और पॉप के राज्यों में ये प्रतिक्रिया हमें दिखाई देती है। संविधान की मांग होने लगती है, विरोध होने लगता है। ऐसे में चार्ल्स एल्बर्ट जो सार्डिनिया पिटमान का शासक था, उसके नेतृत्व में ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त करने का प्रयास शुरू होता है। ऐसे में पॉप पायस नवम एवं नेपल्स का जो शासक था फर्डिनेंड द्वितीय, इन दोनों का सहयोग जब चार्ल्स एल्बर्ट को मिलता है तो वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करता है। परंतु कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि पॉप तो कैथोलिकों के दबाव में आ गया और जो फर्डिनेंड द्वितीय था इसने गृह युद्ध का बहाना बनाकर खुद को इस युद्ध से अलग कर लिया। तो पॉप के पीछे हट जाने से, फर्डिनेंड द्वितीय के पीछे हट जाने से चार्ल्स एल्बर्ट ऑस्ट्रिया के हाथों पराजित होता है। ऐसे में हम देखते हैं कि इटली पर ऑस्ट्रिया का फिर से प्रभाव स्थापित हो जाता है। हालांकि मैजीनी इस 1848 ईस्वी की क्रांति में इटली वासियों को एकजुट करता है, परंतु इस युद्ध में वह भी पराजित होता है और उसको इटली छोड़कर भागना पड़ता है। मैजीनी ने 1849 में गणतंत्र की स्थापना का असफल प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में असफल होने के कारण उसको इटली छोड़कर भागना पड़ा। हम देखते हैं कि चार्ल्स एल्बर्ट और मेटरनिख के मध्य जो नोवारा का युद्ध होता है, इस युद्ध में पॉप पायस नवम और फर्डिनेंड द्वितीय के असहयोग के कारण चार्ल्स एल्बर्ट पराजित हो जाता है और उसे ऑस्ट्रिया की मेटरनिख की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तो इटली के एकीकरण का ये जो प्रथम प्रयास है ये असफल हो जाता है और इस असफलता का कारण होता है घरेलू फूट, विदेशी आधिपत्य एवं विफल संघर्ष, क्योंकि इसमें इटली वासियों का पूर्ण सहयोग चार्ल्स एल्बर्ट को नहीं मिल पाया था। ऐसे में हम देखते हैं कि 1849 में नोवारा युद्ध में पराजित होने पर चार्ल्स एल्बर्ट जो सार्डिनिया पिटमान का शासक है, इसने राजसत्ता अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पक्ष में त्याग दी। अब पिटमान सार्डिनिया का शासक बन गया विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो सूझबूझ में, कूटनीति में, दूरदर्शिता में एक योग्य व्यक्ति था। ऐसे में जब उसको कापूर जैसा कूटनीतिज्ञ मिल गया, सैन्य दृष्टि से प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया, तो ऐसे प्रधानमंत्री के मिलने पर उसने इटली के एकीकरण का कार्य तेजी से शुरू किया और कापूर की कूटनीति से, क्योंकि कापूर प्रैक्टिकल पर्सन था, यथार्थवादी था, उसका ये मानना था, मैजीनी आदर्शवादी था, जबकि कापूर जो था वो यथार्थवादी था। उसका ये मानना था कि इटली का यदि एकीकरण करना है तो इटली को, पिटमान सार्डिनिया को विदेशियों का सहयोग प्राप्त करना होगा, विदेशी शक्तियों के सहयोग से ही इटली का एकीकरण पूरा किया जा सकता है। ऐसे में हम देखते हैं यूरोप की राजनीति में उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे शक्तिशाली देश थे और कापूर का ये मानना था कि इनके सहयोग से ही इटली का एकीकरण पूर्ण हो सकता है, ऑस्ट्रिया का दमन किया जा सकता है। तो हम देखें इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण शुरू होता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। और